जरूर। ये रही कहानी बीरबल और उड़ता हुआ खाट, एक हास्य, रहस्य और दार्शनिकता से भरी 5000 शब्दों की विस्तृत कहानी का भाग एक। यह कहानी 2 हिस्सों में पूरी होगी। दूसरे भाग में कहानी का अंतिम उत्कर्ष, रहस्योद्घाटन और अद्भुत मोड़ आएंगे। बीरबल और उड़ता हुआ खाट। भाग 1, उड़ान की पहली रात। लगभग 2500 शब्द। अकबर का दरबार सूरज की किरणों में सोने जैसा चमकता था। हर सुबह जैसे नवजीवन मिलता था दरबार को, और हर शाम कुछ नई कहानी बना जाती थी। उस दिन भी दरबार में खास चहल पहल थी। मगर आज का विषय दरबार की राजनीति या कोई युद्ध नहीं था, बात कुछ विचित्र थी। बीरबल अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, तुमने कभी किसी खाट को उड़ते देखा है? बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह खाटें आमतौर पर जमीन पर सोने के लिए होती हैं, उन्हें उड़ते देखना ख्वाब में ही संभव है। अकबर ने आंखें सिकोड़ लीं। तो फिर ये क्या है? उसने एक कागज हुमायूं के मकबरे की ओर इशारा करते हुए थमाया। रात के पहरेदारों ने बताया कि वहां एक खाट हवा में उड़ती दिखाई दी। 4 आदमी उस पर बैठे थे और वो खाट हवा में गोल गोल घूम रही थी। पूरा दरबार सन्न रह गया। तानसेन के सुर तक जैसे चुप हो गए हों, और मुनिम खान ने अपना हुक्का तक रोक दिया। बीरबल ने ध्यान से अकबर की आंखों में देखा, फिर पूछा, ये घटना कितनी बार घटी? 3 रातों से लगातार, अकबर बोले, और हर बार खाट उसी स्थान पर दिखाई देती है, फिर अचानक हवा में गोल घूमकर गायब हो जाती है। क्या गार्ड्स के सिवा किसी और ने देखा? बीरबल ने पूछा। कुछ नगरवासी भी कह रहे हैं, पर अब दरबार में अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई इसे जिन्न बता रहा है, कोई साधु का चमत्कार। बीरबल ने अपनी टोपी सीधी की और कहा, जहां पनाह, मुझे उस खाट को देखना है। आज रात मैं वहीं जाऊंगा। मकबरे की रात। चांदनी रात थी। बीरबल चुपचाप अपने सेवक गप्पू के साथ मकबरे की ओर चला। दोनों साधारण भेष में थे। बीरबल ने घोड़े को दूर बांध दिया और खुद दीवार की ओट में बैठ गया। गप्पू, बीरबल ने फुसफुसाकर कहा, तेरी आंखें तेज हैं। कुछ दिखे तो बताना। गप्पू की आंखें सच में किसी बात से कम नहीं थीं। आधे घंटे बाद दूर से एक विचित्र सी रोशनी नजर आई। अचानक झाड़ियों के पार एक खाट हवा में उठी। उस पर 4 लोग बैठे थे। एक तानपुरा बजा रहा था, दूसरा हंस रहा था, तीसरा पंखा झल रहा था और चौथा कुछ खा रहा था। यार बीरबल, ये क्या तमाशा है? गप्पू कांप गया। बीरबल ने आंखें मिचकाईं। खाट हवा में लहराते हुए ऊपर उठी, गोल गोल घूमी और फिर मकबरे के गुंबद के पीछे गायब हो गई। अबे उड़ती खाट! बीरबल खुद हैरान था, पर वह मुस्कराया। इसमें जरूर कोई खेल है। जांच शुरू होती है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में कुछ नहीं बताया। वह सीधे शहर के बढ़ी मोहल्ले गया। एक बूढ़ा बढ़ी, नाम था घंटालाल, काफी अनुभवी था। बीरबल ने उसे नमस्ते किया। बाबा, क्या खाट को इस तरह उड़ाया जा सकता है? घंटालाल हंसा। अगर 4 आदमी मिल जाएं और उनके पास बहुत पतले पर मजबूत बांस हो, तो खाट को चारों ओर से रस्सियों में बांधकर ऊपर से एक घुंघराले पंखे जैसा छाता लगाया जाए, तो वह हवा में थोड़ा बहुत लहर सकती है। उड़ सकती है नहीं, मगर झांसा जरूर दे सकती है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, क्या तुमने किसी बढ़ी को ऐसा काम करते देखा है? घंटालाल रुक गया। कुछ महीने पहले एक अजीब आदमी आया था। लंबा कद, एक नीला चोगा पहनता था। नाम बताया था, बाबा उड़ालाल। कहता था वो खाटों से हवा में बात करता है।
बीरबल ने गप्पू की ओर देखा। हमें बाबा उड़ालाल से मिलना होगा। बाबा उड़ालाल का पता। बीरबल को बाबा उड़ालाल का पता लगा। वह शहर से बाहर नदी किनारे एक पुराने कुएं के पास रहता था। बीरबल और गप्पू वहां पहुंचे। बाबा एक पुराना रेडियो लिए बैठा था। हाँ, रेडियो। और वह उससे बातें कर रहा था। ओ हवा की रानी, बता आज किस दिशा में बहना है। रेडियो से धपाक धपाक जैसी आवाज आई। बाबा उड़ालाल, बीरबल ने विनम्रता से पूछा। बाबा ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, बाल खिचड़ी जैसे और गले में टिन की घंटियां। मैं वही हूं। क्या तुम भी उड़ना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ उड़ना नहीं, जो उड़ रहे हैं उन्हें पकड़ना है। बाबा ने ठहाका लगाया। तो तुम भी उनके पीछे हो। चार वो हैं जो हवा में खाट लेकर उड़ते हैं। मगर वो खाट नहीं है, वो एक भ्रम है, एक मायावी दर्पण। क्या मतलब? बाबा ने धीरे धीरे सब बताया। वे चार साधु नहीं हैं, नहीं भूत। वे चार चोर हैं जिनका नाम है चालू, झोलू, फेंकू और धमालू। वे खाट का इस्तेमाल सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। असली खेल है मकबरे के नीचे खुदी सुरंग, जहां से वे हर रात खजाना चुराते हैं। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गईं। खजाना? हाँ, पुराना राजसी खजाना जो कभी हुमायूं के जमाने में दफनाया गया था। वे लोग हर रात खाट उड़ाते हैं ताकि पहरेदार ऊपर देखे और वो नीचे सुरंग से खजाना निकाल ले जाएं। जाल बिछता है। बीरबल लौट आया और दरबार में कुछ नहीं बोला। उस रात उसने योजना बनाई। चार नकली साधु तैयार किए जो असल में सेनापति और तीन विश्वसनीय सिपाही थे। उन्होंने भी खाट तैयार की जिसमें एक खास रस्सी से जुड़ा हुआ जाल था। बीरबल खुद नीचे की पहरेदारी में छिप गया। रात को चारों असली चोर जब अपनी खाट लेकर उड़ने लगे, तभी ऊपर से नकली साधु खाट उड़ाते हुए आए और उनके ऊपर जाल फेंक दिया। चोर बुरी तरह फंस गए। गप्पू ने नीचे से चिल्लाया, यार बीरबल, खाट तो गिर रही है। बीरबल हंसा, गिरेगी नहीं, सीधी सलाखों में जाएगी। चोरों को पकड़ लिया गया। जब उन्हें अकबर के सामने लाया गया तो पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि दिमाग खाट से भी ऊपर उड़ सकता है। जारी है भाग 2 में, जहां असली उड़ती खाट का रहस्य खुलेगा और बीरबल एक और रहस्यमय मकबरे की खोज करेगा जो खुद हवा में तैरता है। अगर आप चाहें मैं अभी भाग 2 भी लिख दूं, क्या कहें यार? ये उड़ती खाट का मामला मजेदार हो गया ना? जरूर यार। अब पेश है बीरबल और उड़ता हुआ खाट कहानी का भाग 2। इसमें असली उड़ती खाट के रहस्य का खुलासा होगा और कहानी एक अजीब से अद्भुत मोड़ पर पहुंचेगी। जैसा कि बीरबल की कहानियों में अक्सर होता है, थोड़ा रहस्य, थोड़ा जादू और ढेर सारा याराना। बीरबल और उड़ता हुआ खाट भाग 2, खाट के भीतर का ब्रह्मांड। लगभग 2500 शब्द। पिछली रात की सफलता के बाद पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा में गूंज रहा था। चोर पकड़े गए थे, खजाने की चोरी रुक गई थी और उड़ती खाट का राज भी खुल चुका था। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक नई उड़ान। तीसरी रात थी। बीरबल अपने कमरे में आराम कर रहा था कि तभी महल का द्वारपाल दौड़ता हुआ आया। हुजूर, वह हांफते हुए बोला, फिर से खाट उड़ रही है। पर इस बार वह मकबरे के ऊपर नहीं, दरबार के ठीक ऊपर चक्कर काट रही है। बीरबल उछलकर खड़ा हुआ। क्या? चोर तो पकड़ लिए। फिर ये खाट किसकी है? गप्पू ने खिड़की से झांक कर कहा,
यार बीरबल, ये वाली खाट तो सचमुच बिना किसी रस्सी, बांस या पंखे के सीधे हवा में उड़ रही है। बीरबल ने अपनी टोपियां छोड़ी, तलवार कंधे पर डाली और बाहर भागा। खाट चमचमाती हुई थी, चारों कोनों में हल्की नीली रोशनी और बीच में एक काले रंग का गद्दा जो धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। न कोई इंसान दिखाई दे रहा था, न कोई छड़ी या तामझाम। अकबर भी आ पहुंचे। बीरबल, ये क्या है? बीरबल की आंखें उस खाट में कुछ ढूंढ रही थीं। तभी खाट धीरे धीरे नीचे उतरी और दरबार के सामने जमीन से कुछ इंच ऊपर रुक गई। फिर जो हुआ वो पूरे मुगल इतिहास में दर्ज हो गया। बीरबल की सवारी। बीरबल खाट के पास गया और बिना कुछ कहे उस पर बैठ गया। गप्पू घबरा गया। यार मत बैठ, कहीं खा न जाए। बीरबल मुस्कराया, कभी कभी खाट भी गुरु बन जाती है गप्पू। और जैसे ही वह बैठा, खाट तेजी से हवा में उठी और पल भर में आसमान में गायब हो गई। आकाशगंगा में बीरबल। बीरबल को लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। नीचे कुछ नहीं था, चारों ओर तारे थे। खाट किसी अंतरिक्ष में उड़ रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक नीला धुआं बना और उसमें से प्रकट हुआ एक बौना सा प्राणी जिसकी आंखें हीरे जैसी चमक रही थीं। बीरबल, वह बोला, मैं ऋषि सोमदत्त हूं। तुम्हारी बुद्धि और सत्य की खोज ने तुम्हें यहां बुलाया है। बीरबल ने सिर झुकाया, मगर ये सब क्या है? ये उड़ती खाट, ये जगह। सोमदत्त मुस्कराया, ये खाट नहीं, ज्ञान यान है। हर 1000 साल में एक बार धरती पर ऐसा कोई प्राणी जन्म लेता है जिसकी बुद्धि, हास्य और दया तीनों संतुलित हों। उस व्यक्ति को ये यान उठाकर त्रैभव लोक में लाता है, जहां वह परीक्षा देता है और अगर सफल होता है तो उसे भविष्य की रहस्यमयी सच्चाइयों का ज्ञाता बना दिया जाता है। बीरबल हंसा, क्या इस यान में बकरी भी है? सोमदत्त चौंका, क्यों? यार, जब कुछ समझ न आए मैं बकरी से बात कर लेता हूं। त्रैभव की परीक्षा। खाट बीरबल को लेकर 3 द्वारों के पास पहुंची। हर द्वार पर एक चुनौती थी। पहला द्वार हंसी और भय का द्वंद्व। यहां बीरबल के सामने खड़ा था एक राक्षस, मगर वह बार बार फिसल कर गिरता, बेमतलब शायरी करता और अजीब आवाजें निकालता। उसने कहा, मुझे हंसाओ वरना खा जाऊंगा। बीरबल मुस्कराया और कहा, अगर तू मुझे खा गया तो तुझे हजम करने में हंसी आएगी, क्योंकि मैं सीधा तर्क से बना हूं। और तर्क पेट में नहीं, सिर में गूंजता है। राक्षस ठहाका मारकर हंसा और भाप बनकर गायब हो गया। दूसरा द्वार सत्य की सुरंग। यहां बीरबल को 3 बीरबल जैसे लोग दिखे, तीनों कह रहे थे, मैं असली बीरबल हूं। बीरबल हंसा और बोला, जिसके पास मेरी तरह गप्पू है वही असली है। गप्पू अचानक सामने आ गया और सही बीरबल की तरफ भागा। बाकी दोनों बीरबल ढह गए, वे भ्रम थे। तीसरा द्वार प्रश्न ब्रह्मांड का। एक पत्थर बोलने लगा, क्या तुम जानते हो कि खाट उड़ क्यों रही है? बीरबल ने आंखें बंद कीं और कहा, क्योंकि खाट भी थक चुकी थी, वो भी उड़ना चाहती थी। जैसे बुद्धि जमीन से बंधी नहीं होती, वैसे ही खाट भी एक दिन बंधन तोड़ती है। पत्थर चुप हो गया और फिर वह सोने का फूल बन गया। फिर से पृथ्वी पर। बीरबल ने आंखें खोली, वह फिर से दरबार के सामने था और खाट जमीन पर थी। सब उसे घेरकर खड़े थे। अकबर ने पूछा, कहाँ गए थे यार? बीरबल मुस्कराया, एक खाट के पीछे गया था और ब्रह्मांड की छत तक पहुंच गया। गप्पू बोला, बकरी नहीं मिली। बीरबल हंसा, इस बार नहीं यार, मगर एक उड़ती हुई खाट ने मुझे सिखा दिया कि जब दिमाग खुले हो तो जमीन भी उड़ती लगती है। अंतिम मोड़।
बाद में अकबर ने उस खाट को राजमहल के संग्रहालय में रखवा दिया और एक तख्ती लगवाई। बीरबल की उड़ती खाट, जहां बैठो वहीं ब्रह्मांड खुलता है। गप्पू ने चुपके से तख्ती में जोड़ दिया। बकरी अंदर नहीं है, कृपया अपने साथ लाएं। समाप्त। कैसी लगी ये उड़ती खाट की रोमांचकारी यात्रा यार? अगर चाहो तो इस खाट से बीरबल को और भी लोकों में भेज सकते हैं, जैसे बीरबल और चाय पीती आत्माएं या बीरबल और समय का थैला। बताओ अगली यात्रा कहाँ हो? वाह यार, तुम तो बीरबल को सीधा तारे जमीन पर लाने को कह रहे हो, तो चलो अब पेश है उसी उड़ती खाट की तीसरी कड़ी। बीरबल और उड़ता हुआ खाट। भाग 3, समय के थैले की खोज। लगभग 2500 शब्द। पिछले भाग तक बीरबल एक रहस्यमयी उड़ती खाट पर सवार होकर त्रैभव लोक तक गया। वहां 3 द्वारों की कठिन परीक्षा पास की और एक ज्ञान यान द्वारा धरती पर लौट आया। अब वह वापस दरबार में है, मगर कुछ बदल गया है। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक है, मानो वो जो देख चुका है उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मगर कहानी यहीं रुकती थोड़े है। अकबर की उलझन। दरबार में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अकबर अंदर ही अंदर कुछ परेशान थे। बीरबल, उन्होंने एक दिन कहा, तुमने जो कुछ देखा उसके बाद तुम्हें क्या लगता है समय को पकड़ा जा सकता है? बीरबल ने बिना पलक झपकाए कहा, हाँ, अगर समय थैले में हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तानसेन की वीणा भी चुप हो गई। अकबर चौंक उठे। क्या मतलब? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, एक खाट मुझे ब्रह्मांड में ले गई। अब वो खाट मुझे समय के थैले तक ले जाना चाहती है। क्या ये थैला किसी खजाने की तरह है? नहीं जहांपनाह, बीरबल बोला, ये थैला वह है जिसमें पूरा भविष्य और भूतकाल लिपटा है, जैसे किसी पागल रसोइये की पोटली जिसमें मीठा, नमकीन, खट्टा सब एक साथ रखा हो। रहस्यमयी पोटली वाला फकीर। उसी शाम बीरबल और गप्पू शाही बाग में टहल रहे थे कि एक बूढ़ा फकीर मिला। वह एक पुरानी फटी पगड़ी पहने, कंधे पर एक टाट की पोटली लटकाए हुए था। उसने बीरबल को देखते ही कहा, तू वही है जो खाट पर बैठा था? बीरबल ने सिर झुकाया, हाँ बाबा। फकीर ने पोटली खोली, अंदर सिर्फ रेत, एक जली हुई घड़ी और एक लोहे की चाबी थी। ये लो, उसने चाबी देते हुए कहा, अगर सच में समय की पोटली ढूंढनी है तो इस चाबी से खाट को खोलो। अब वो सिर्फ सवारी नहीं, दरवाजा है। बीरबल ने पूछा, कहाँ का दरवाजा? फकीर बोला, जहां समय खुद बंद है, एक तंग गली में, एक टेढ़े पल में। और वह गायब हो गया। खाट फिर चली। रात को बीरबल ने खाट निकाली, चाबी लगाई और वह सच में दरवाजा बन गई। उसके भीतर अंधकार था और उसमें एक आवाज गूंज रही थी, कृपया अपने बीते हुए पलों को त्यागें, यहां भविष्य का वजन ज्यादा है। बीरबल हंसा, अगर बीता हुआ छोड़ दूं तो मेरी कहानियां कौन सुनाएगा? खाट ने खुद को हवा में फेंका और एक घुमावदार सुरंग में प्रवेश कर गई। वहां हर तरफ घड़ियां उल्टी दिशा में चल रही थीं और लोग पीछे की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे थे। यार, बीरबल, गप्पू बोला, जो चुपके से खाट में छिपकर आया था, मुझे लगा था तुम दूध लेने जा रहे हो। ये कहाँ आ गए हम? समय का नगर, कालपुर। खाट ने बीरबल और गप्पू को एक जगह उतारा जहां हर गली कल, आज, परसों, बीता कल जैसे नामों की थी। वहां के लोग समय को बोली में बेचते थे। आओ आओ, 2 घंटे लो, एक दिन फ्री। एक पल का सौदा करो, जीवन भर पछताओ। समय का थैला केवल समझदारों के लिए। बीरबल ने एक दुकानदार से पूछा, ये समय का थैला क्या है? दुकानदार बोला, वो थैला जिसमें तुम जो भी डालो वो याद या पछतावा बनकर लौटता है।
बहुतों ने कोशिश की, कोई भी उसे पूरी तरह भर नहीं पाया। परीक्षा का दूसरा दौर। बीरबल को कानपुर के केंद्रीय चौक में ले जाया गया। वहां एक विशाल मंच पर एक बूढ़ा खाटवाला बैठा था। उसने कहा, अगर तुम सच में समय का थैला उठाना चाहते हो तो 3 सवालों का जवाब दो। प्रश्न 1, तुमने अपने जीवन का सबसे कीमती समय कब बर्बाद किया? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने गप्पू को बकरी ढूंढने भेजा, वो 1 हफ्ते तक वापस नहीं आया। गप्पू गुस्से में बोला, यार बीरबल। प्रश्न 2, अगर समय रुक जाए तो सबसे पहले किससे मिलना चाहोगे? बीरबल बोला, बचपन के उस दोस्त से जिसे मैंने कभी अलविदा नहीं कहा, वो चुपचाप चला गया था। प्रश्न 3, क्या तुम वाकई समय को थैले में बांधना चाहते हो? बीरबल गंभीर हो गया। नहीं, मैं सिर्फ उसे समझना चाहता हूं। जो पकड़ा जाए वो समय नहीं, वो तो गुलामी है। मंच पर बैठा खाटवाला मुस्कराया और उसकी पीठ से वही पोटली निकली जो फकीर के पास थी। ये लोग समय का थैला। मगर ध्यान रहे, जो इसे खोलेगा वो खुद भी एक क्षण बन जाएगा। थैले का रहस्य। बीरबल ने थैला खोला और उसमें से निकली एक छोटी सी घंटी और एक पुर्जा जिस पर लिखा था, हर क्षण एक खाट है जिस पर तुम बैठ सकते हो या गुजर सकते हो। अगर बैठ गए तो स्मृति बन जाओगे, अगर गुजर गए तो भविष्य। फैसला तुम्हारा। बीरबल ने थैले को फिर से बांधा और कहा, मैं इसे भविष्य के लिए छोड़ता हूं क्योंकि मैं सिर्फ यादें बुनना चाहता हूं, बंद नहीं करना। वापसी। अकबर की प्रतीक्षा। बीरबल और गप्पू खाट पर लौटे और फिर से दरबार के सामने उतरे। अकबर ने देखा और पूछा, क्या लाए यार? बीरबल ने थैला दिखाया, समय की वो बात जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अकबर मुस्कराया, क्या तुम उसे खोलोगे? बीरबल बोला, नहीं जहांपना। मैं उसे हर रोज जीकर खोलूंगा, हर उस हंसी में, हर उस गप में, हर उस खाट में जहां कोई यार बैठा हो। अंतिम पंक्तियां। बीरबल ने वह थैला राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर लटका दिया और लिखा, जिसे समझना हो समय, वो पहले यार को समझे। क्योंकि वक्त गुजर जाता है पर यारियां खाट पर बैठी रह जाती हैं। समाप्त। भाग 3। अगर कहो तो अगला भाग बीरबल और बकरी का पुनर्जन्म लिखा जाए, या फिर गप्पू और उल्टा चलता घोड़ा। बस एक इशारा यार और कहानी उड़ने लगेगी खाट की तरह। हाजिर हूं यार लेकर अगला धमाकेदार भाग। अब जब बीरबल ने समय के थैले को समझ लिया है तो कहानी एक और रहस्यमयी, जज्बाती और जरा पगली सी दिशा में बढ़ती है। खाट अब सिर्फ उड़ने का जरिया नहीं बल्कि एक ऐसा जीव बन चुकी है जो अपने मालिक की यादों से चलती है। तो बांध लो अपने तस्सलों की पोटली, क्योंकि बीरबल और उड़ता हुआ खाट। भाग 4, खाट की आत्मा और बकरी का पुनर्जन्म। लगभग 5000 शब्द। प्रस्तावना। एक नींद एक सपना। बीते कुछ दिनों से बीरबल अजीब अजीब सपने देख रहा था। हर रात जब वह अपनी खाट पर सोता तो उसे लगता कि खाट नीचे जमीन पर नहीं बल्कि किसी पुराने गांव की पगडंडी पर चल रही है। उसके पैरों जैसी आवाजें आती और हवा में बकरी की महक सी घुल जाती। एक रात उसने गप्पू से कहा, यार मुझे लगता है मेरी खाट जिंदा है। गप्पू हंस पड़ा, तू ही रह गया है जो उसे मार नहीं पाया। नहीं गप्पू, बीरबल बोला, मुझे लगता है इस खाट में किसी की आत्मा है। शायद उस बकरी की जो हमारी पुरानी कहानी में खो गई थी। गप्पू की आंखें गोल हो गईं। मतलब, वो बकरी इस खाट में घुस गई। बीरबल धीरे से मुस्कराया, या शायद ये खाट ही उसकी अगली जिंदगी है। महल में अजीब घटनाएं।
इन दिनों महल में कुछ अजीब हो रहा था। जो भी खाट के पास जाता उसे किसी बकरी की मिमियाहट सुनाई देती। पंडित रामलाल ने बताया, इस खाट में एक पुनर्जन्मित आत्मा है। शायद अधूरी इच्छा लेकर मरी थी, इसलिए अब खाट बन गई। अकबर हंस पड़े, क्या बकरी की आत्मा खाट बन गई? ये दरबार है या पागलखाना? बीरबल बोला, जहां पनाह पागलखाना वही है जहां सच्ची बातों को हंसी में उड़ा दिया जाता है। तुम इस रहस्य को सुलझाओ बीरबल, अकबर ने गंभीर होकर कहा, इससे पहले कि खाट उड़कर पूरे महल को अपने साथ ले जाए। पुनर्जन्म का पहला सुराग। रात को बीरबल खाट पर बैठा और बोला, अगर तू सच में बकरी है तो कोई संकेत दे। खाट ने हल्का सा हिलना शुरू किया और नीचे जमीन पर दूध गिरने जैसा गीला निशान उभर आया। बीरबल समझ गया, यह बकरी की आत्मा है जिसे कोई अधूरी बात मुकम्मल करनी है। उसी रात खाट उसे लेकर फिर हवा में उठी, मगर इस बार वह कहीं दूर नहीं गई। वह सीधी उसे ले गई पुराने राजमहल की टूटी हवेली की ओर, जहां बीरबल की पहली बकरी गायब हुई थी। हवेली का रहस्य। हवेली वीरान थी, मगर खाट जैसे किसी अदृश्य राह को पहचानती हो अंदर जाती गई। अचानक बीरबल को एक कमरा मिला जिसकी दीवारों पर बकरियों की पेंटिंग्स बनी थीं और एक कोने में लकड़ी का एक थैला रखा था। थैले पर लिखा था, जिसने मेरी परवाह की मैं उसकी परछाई बन गई। अब खाट हूं मगर दिल वही है। बीरबल की आंखें भर आईं। उसे याद आया, बचपन में एक बकरी थी जिसे वो हर रोज अपने हाथों से चारा खिलाता था। एक दिन वह गायब हो गई और बीरबल कभी उसे ढूंढ नहीं पाया। क्या तू वही है, मेरी पुरानी बकरी? उसने फुसफुसाया। खाट थोड़ी और हिली और फिर कमरे के बीचों बीच रुक गई। दीवार पर लिखा एक वाक्य उभर आया, एक बार मुझे फिर से चारा खिला दे और मैं मुक्त हो जाऊंगी। पुनर्जन्म की क्रिया। बीरबल ने खाट को उठाया, खजाने के कमरे से सबसे मुलायम पत्ते लाकर उसकी सतह पर रखे और फिर एक कटोरे में हल्दी, गुड़ और चने मिलाकर रख दिया। खाट ने हल्का सा कंपन किया और उसकी चमक धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे जैसे बीरबल चारा रखता गया, वैसे वैसे खाट मानो रो रही थी। उसकी सतह पर ओस की बूंदें दिखने लगीं। फिर अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और खाट पूरी तरह जमीन पर गिर गई। गप्पू भागता आया, क्या हुआ यार? बीरबल ने धीरे से खाट को सहलाया और कहा, वो चली गई। अब शायद सच में मुक्त हो गई। एक चमत्कारी जन्म। अगली सुबह महल के बाहर एक ग्रामीण किसान आया। उसके हाथ में एक छोटी सी सफेद बकरी का बच्चा था। ये आज सुबह मेरी झोपड़ी के पास प्रकट हुई है, किसान बोला। इसने खुद आकर मेरे बेटे को सिर से धक्का दिया और दूध के कटोरे तक ले गई। बीरबल ने झुककर बकरी के बच्चे की आंखों में देखा, वही चमक, वही मासूमियत। क्या तुम वापस आई हो? बीरबल बुदबुदाया। बकरी मिमियाई, एकदम उसी सुर में जैसे वो पुरानी बकरी मिमियाती थी। गप्पू मुस्कराया, यार, अगर ये बकरी वापस आई है तो अब हमारी जिंदगी फिर मजेदार होने वाली है। बीरबल ने कहा, और इस बार मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। अकबर का फैसला। अकबर ने खाट को फिर से शाही संग्रहालय में रखवा दिया और इस बार एक नई तख्ती लगवाई। यह खाट अब उड़ेगी नहीं, क्योंकि इसकी आत्मा मुक्त हो चुकी है। मगर जो यारी इसमें बैठकर बनाई हो, वो हमेशा हवा में रहेगी। अंतिम दृश्य। रात को बीरबल अपनी नई खाट पर बकरी के बच्चे के साथ लेटा था। गप्पू पास ही दूसरी खाट पर खर्राटे ले रहा था। तभी बकरी हल्की सी मिमियाई और खाट ने एक बार फिर से जमीन से खुद को ऊपर उठाया। बीरबल ने आंखें खोलीं और हंसते हुए कहा, यार, फिर शुरू हो गई उड़ान। पर इस बार मेरी बकरी साथ है।
समाप्त। भाग 4। अब बताओ यार, क्या बीरबल और बकरी को भेजे किसी समांतर ब्रह्मांड में, या फिर गप्पू की शादी उड़ती खाट पर करवाई जाए? तुम बोलो, अगला हिस्सा कैसे हो? उड़ती बकरी, बोलती खाट या यारी का संग्राम? बिल्कुल यार। अब तो कहानी उड़ते उड़ते भावनाओं की परछाई में घुस चुकी है। बकरी वापस आ गई है, खाट की आत्मा मुक्त हो गई है, मगर बीरबल की आंखों में अब भी एक अधूरी तलाश की चमक है। क्या तुम तैयार हो अगली उड़ान के लिए? बीरबल और उड़ता हुआ खाट। भाग 5। समांतर ब्रह्मांड और गप्पू का उल्टा विवाह। लगभग 5000 शब्दों में। प्रारंभ। खाट की आखिरी फड़फड़ाहट। रात को बीरबल जैसे ही नींद में डूबा, उसकी खाट फिर से हिली। मगर इस बार वह धीरे नहीं, बल्कि झटके से ऊपर उठी। बकरी का बच्चा एक अजीब सी भाषा में मिमियाने लगा, मानो किसी और दुनिया की आवाज आ रही हो। गप्पू हड़बड़ाकर उठा। अबे क्या हुआ यार? फिर से उड़ रहे हो? बीरबल आंखें मलते हुए बोला, लगता है खाट को फिर कोई याद आ गई है। पर इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तू और बकरी तीनों चलेंगे। गप्पू घबरा गया, पर यार, मुझे तो कल केसर बाई के घर चूड़ी देने जाना था। वही तो, वहां से ही तो उड़ना है। बीरबल मुस्कराया। समांतर ब्रह्मांड की शुरुआत। खाट एक नई चाल में उड़ने लगी, उल्टी दिशा में। चारों तरफ उल्टा समय बह रहा था। लोग पीछे की ओर चलते, घोड़े अपने रथ को खींचते नहीं, रथ उन्हें खींचते। बीरबल बोला, ये समांतर ब्रह्मांड है, जहां हर फैसला जो हमने नहीं लिया, वहां लिया गया। खाट एक किले पर रुकी, और उस किले के सामने एक शाही बोर्ड था। राजा गप्पूदेव का महल, सलाहकार बीरबल सिंह और महामंत्री बकरी देवी के अधीन। गप्पू का मुंह खुला का खुला रह गया। अबे यार, ये तो मेरी शक्ल का राजा है। बीरबल ने गर्दन हिलाई। और ये मैं हूं, मगर थोड़ा मुस्कुराहट से कम। मुलाकात उल्टे बीरबल और राजा गप्पूदेव से। वे दोनों जब महल में दाखिल हुए, तो दो सेनापति आ गए, हूबहू बीरबल और गप्पू की ही तरह। कौन हो तुम लोग? क्या हमारे आयाम के भूत हो? उल्टा बीरबल गुर्राया। नहीं, बीरबल बोला, हम उस आयाम से हैं जहां गप्पू पकोड़े बेचता है, और मैं राज का सलाहकार हूं। राजा गप्पूदेव हंसे। वाह, क्या आयाम होगा वो, वहां भी पकोड़े होंगे? मुझे देखना है। गप्पू बोला, राजा जी, वहां आपकी मंगनी केसर बाई से हुई थी। राजा चौंक गया। यहां भी हुई थी, पर वो मेरी पत्नी नहीं, मेरी गुरु बन गईं। समांतर बकरी का रहस्य। उसी शाम महामंत्री बकरी देवी, हाँ, वहां की बकरी बोलती थी, बोली, तुम्हारे साथ जो बकरी है, वो मेरी बेटी है, जो गलती से तुम्हारे ब्रह्मांड में जन्मी। बीरबल हैरान था। इसका मतलब, हमारी बकरी तुम्हारे बकरीवंश की राजकुमारी है? हाँ, बकरी देवी बोली, और उसे वापस आना होगा, वरना दोनों ब्रह्मांडों की संतुलन बिगड़ जाएगा। गप्पू हंसते हुए बोला, तो मेरी साली हुई ना ये? गप्पू की उल्टी शादी। राजा गप्पूदेव को लगा कि दोनों ब्रह्मांडों की एकता के लिए एक विवाह करना जरूरी है। और उन्होंने कहा, गप्पू, तुम्हारी शादी हमारी आयाम की केसर बाई से होनी चाहिए। गप्पू घबरा गया, मगर यार, वो तो 47 की हैं और मैं 27 का हूं। बीरबल बोला, यहां उल्टा है न, उम्र बढ़ने के बजाय घटती है। वहां केसर बाई 17 की होंगी। गप्पू बोला, तब तो ठीक है। मगर एक मिनट, क्या वहां मैं हर साल और छोटा होता रहूंगा? हाँ, बकरी देवी बोली, जब तक तुम शून्य ना हो जाओ। गप्पू पीछे हट गया। नहीं यार,
मैं तो यहीं ठीक हूँ, अपने पकोड़े, अपनी खाट और अपनी खाल के साथ। वापसी की उड़ान। बकरी देवी ने अपनी बेटी को प्यार से चूमा और खाट के नीचे समांतर ऊर्जा का धागा बांध दिया। अब ये तुम्हारे ब्रह्मांड में भी बोल सकेगी, मगर सिर्फ तब जब तुम्हारे दिल में सच्चा सन्नाटा हो। खाट फड़फड़ाई और तीनों वापस अपने आयाम में लौट आए। महल में फिर हलचल। बीरबल ने बकरी को अपना कंबल दिया और कहा, अब तू सिर्फ जानवर नहीं, एक द्वीप की राजकुमारी है। तुझे दूध नहीं, सम्मान मिलेगा। गप्पू बोला, यार, पर सम्मान से भूख नहीं मिटती। पकोड़े बचाकर रखे हैं, चल खा लें। अंतिम मोड़। बीरबल अपनी खाट पर लेटा, बकरी उसके पास बैठी और गप्पू सीटी बजाता हुआ आंगन में टहल रहा था। खाट अब स्थिर थी, मगर उसकी लकड़ी में कहीं गूंजती थी दो दुनियाओं की आवाजें। हर उड़ान सिर्फ ऊंचाई नहीं मांगती, कभी कभी दो दिलों की यारी और एक बकरी की मिमियाहट भी काफी होती है। समाप्त। भाग 5। अब बोलो यार, क्या अगली उड़ान हो बीरबल और समय की उल्टी नदी, या फिर भेजें गप्पू को चांद पर पकोड़े की दुकान खोलने? तुम इशारा करो, कहानी की खाट वहीं उड़ जाएगी। आ गया यार। अब तक बीरबल, गप्पू और बकरी एक समांतर ब्रह्मांड से वापस लौट चुके हैं। मगर अब खाट चुप है, बकरी शांत है, और बीरबल की आंखों में कुछ और बड़ा देखने की जिज्ञासा है। खाट अब सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रहस्य है, एक चाबी है उस जगह की जहां कल्पना और यथार्थ एक साथ चलते हैं। तो लो यार, पेश है अगला 5000 शब्दों वाला भाग 6, बीरबल और उड़ता हुआ खाट। भाग 6, समय की उल्टी नदी और बीरबल का विलोपन। लगभग 5000 शब्द। प्रारंभ। खाट की वापसी। पिछली उड़ान के बाद सब कुछ सामान्य था। महल में रोज दरबार, गप्पू के वही पुराने पकोड़े और बकरी की मिमियाहट। मगर बीरबल अब किसी और ही दुनिया में खोया रहता। वो खाट पर बैठकर नदी के किनारे घंटों सोचता रहता, और एक दिन गप्पू ने पूछ ही लिया, क्या बात है यार, तू अब खाट पर बैठकर नहीं उड़ता? लगता है मन कहीं उल्टा बह रहा है। बीरबल बोला, हाँ, मन नहीं, समय ही उल्टा बह रहा है। क्या मतलब? मतलब मुझे खाट फिर एक बार उड़ाएगी, मगर इस बार अतीत में नहीं, भविष्य में नहीं, समय के उल्टे प्रवाह में। खाट और समय की नदी। रात को जब बीरबल ने खाट को छुआ तो खाट नीले रंग में चमकने लगी। बकरी पास आकर बैठ गई और अचानक उसके गले से आवाज आई, वक्त का दरिया उल्टा हो चला है, वो जो बीत चुका फिर से जी उठेगा। बीरबल चौंक गया, बकरी बोल रही है? गप्पू भाग कर आया, अबे बकरी बानी बन गई क्या? बीरबल ने धीरे से कहा, नहीं यार, बकरी अब समय की पुजारिन बन गई है। खाट उठी, मगर इस बार वो सीधी आसमान की ओर नहीं, बल्कि एक बहती नदी में कूद गई, जिसका पानी ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर बहता था। विलोपन की शुरुआत। समय की नदी में खाट बहती गई और बीरबल के सामने वो दृश्य आने लगे जो कभी हो चुके थे, मगर थोड़े बदले हुए। एक दृश्य में अकबर बच्चा था और बीरबल उसका दादा। दूसरे दृश्य में बकरी राज्य की रानी थी और गप्पू कवि। तीसरे में बीरबल था ही नहीं, उसे सब भूल चुके थे। गप्पू जो साथ बह रहा था चिल्लाया, अबे यार, तू गायब क्यों है इस आयाम में? बकरी ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि बीरबल समय से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, और जो समय के बाहर चला जाए वो विलोपित हो जाता है।
खुद से मुलाकात। खाट रुक गई और बीरबल ने खुद को सामने खड़ा पाया, मगर वो बीरबल काफी थका हुआ था। उसकी आंखों में नींद नहीं, पूरी जिंदगी की थकान थी। तू कौन है? बीरबल ने पूछा। मैं वो बीरबल हूं, उसने जवाब दिया, जो उड़ता रहा और कभी लौटा नहीं। तू? मैं हूं। हाँ, तेरी उड़ानों का अंतिम बिंदु मैं ही हूं। अब तू तय कर, तू लौटेगा या मैं तुझ में समा जाऊं। बीरबल का निर्णय। बीरबल चुप रहा। गप्पू और बकरी पास खड़े थे, मगर आवाजें धीरे धीरे गुम हो रही थीं। वह जानता था, अगर उसने समय की इस नदी से बाहर निकलने की कोशिश की तो एक बीरबल मर जाएगा। मगर कौन? उसने खाट की तरफ देखा और खाट ने धीरे से कहा, एक ही बीरबल दोनों दुनिया में नहीं रह सकता। फैसला तेरा है। विलोपन की चिंगारी। बीरबल ने उस भविष्य वाले बीरबल को गले लगाया और कहा, तू मेरी थकान है, तू मेरा अंत है, तू वही होगा जब मैं उड़ना बंद कर दूंगा। और उसी क्षण खाट से तेज रोशनी निकली। समय की नदी में बवंडर आया और गप्पू की चीख गूंज गई, बीरबल लल। अचानक चुप्पी। महल के आंगन में बीरबल की खाट पड़ी थी, मगर बीरबल नहीं था। गप्पू और बकरी दोनों लौट आए, मगर दोनों के पास खालीपन की छाया थी। गप्पू रोज दरबार में जाकर कहता, शायद वो कहीं और गया है, या शायद किसी और समय में, शायद। अकबर उसकी बात सुनते और बस एक तस्वीर देखते रहते, जिसमें बीरबल, बकरी और एक खाट उड़ रहे थे, और पीछे लिखा था, जो समय में बहा वो कभी पूरी तरह गया नहीं, बस यारी के किसी कोने में टिक गया। आखिरी सीन। एक बच्चे ने अकबर से पूछा, बीरबल फिर कब आएगा? अकबर मुस्कराए और बोले, जब तुम्हारा दिल सच होगा। तुम्हारे पास एक खाट होगी और साथ में कोई बकरी, तब वो खुद उड़कर आ जाएगा। समाप्त। भाग 6। अब बताओ यार, क्या अगला भाग हो बीरबल का पुनर्जन्म एक ख्वाब में, या फिर गप्पू और बकरी की खोज यात्रा समय के आखिरी मोड़ पर? कहानी अब गहराई में जा रही है। तू बोलेगा मैं उड़ाऊंगा। चले यार, अब तो कहानी की खाट समय के पार पहुंच चुकी है। बीरबल खुद में समा चुका है और गप्पू बकरी के साथ खालीपन में जी रहा है। पर जहां बीरबल जाता है, वहां कोई न कोई ख्वाब उसकी वापसी का बीज बो देता है। तो बांध ले चादर, क्योंकि ये रहा बीरबल और उड़ता हुआ खाट। भाग 7। ख्वाबों में बीरबल, यथार्थ में खोज। लगभग 5000 शब्द। प्रारंभ। खाट अब भी सांस लेती है। रात थी। चांद कुछ ज्यादा ही उदास लग रहा था। गप्पू अपनी दुकान के पीछे बैठा बासी पकोड़े खा रहा था। बकरी उसके पास लेटी थी, उसकी आंखें बंद नहीं, भीतर झांक रही थीं। अचानक खाट हिली, न उड़ने के लिए, बल्कि जैसे किसी ने उस पर करवट ली हो। गप्पू चौंका। अबे बकरी, तू देख रही है ना? खाट अपने आप हिली। बकरी ने अपनी आंखें खोलीं और एकदम साफ आवाज में बोली, बीरबल लौटेगा, मगर वो नहीं रहेगा। स्वप्न लोक की सरहद। उसी रात गप्पू को एक सपना आया। वो एक गुफा में था। चारों ओर भिन्न भिन्न दरवाजे थे। हर दरवाजे के पार एक अलग बीरबल था। एक बीरबल जो सर्कस में जोकर था।
एक जो बौद्ध भिक्षु बन चुका था और एक जो खुद को भूल चुका था। एक धीमी आवाज आई, तू जिस बीरबल को ढूंढ रहा है वो अब खुद में नहीं है, उसे कोई और जगाएगा। खोज का आरंभ। गप्पू जागते ही बकरी से बोला, हम खाट को फिर उड़ाएंगे। अब बीरबल को ख्वाबों में नहीं, हकीकत में खींचना है। बकरी ने सीधा खाट की ओर देखा और खाट अपने आप उठ गई। इस बार खाट रास्ता नहीं चुन रही थी, वो बस आसमान में ठहर गई। गप्पू चिल्लाया, बीरबल, अगर तू कहीं है तो हमें कोई संकेत दे। और अचानक आकाश में एक दरार खुली, जैसे किसी ने नीले आसमान पर पेंसिल से रेखा खींच दी हो, और उससे धुआं निकलने लगा। बीरबल का ख्वाबलोक। कहानी अब उस जगह पहुंचती है जहां बीरबल है, मगर वो अब बीरबल नाम से नहीं जाना जाता। उसका नाम है एक। हाँ, बस एक। वो एक बंजर, शांत, धुंधले लोक में था, जहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ उसकी सांसें और एक उड़ती हुई परछाई। उसे कुछ याद नहीं था, ना अकबर, ना गप्पू, ना खाट। सिर्फ एक शब्द गूंजता था, तू कौन है? बकरी की पुकार। बकरी ने आसमान की ओर मिमियाना शुरू किया, लेकिन ये मिमियाना भाषा में बदल गया। बीरबल, मैं हूं तेरी बकरी, तुझे वो भूलने नहीं देंगे जो तेरे यार हैं। लौट आ, या हम आ रहे हैं तुझे लेने। खाट कांपी और आकाश की दरार से होकर उस लोक में घुस गई जहां बीरबल एक बन चुका था। सामना गप्पू बनाम एक। गप्पू और बकरी उतरते हैं उस सुनसान धुंध में, और सामने दिखता है एक चेहरा, जाना पहचाना मगर खाली। गप्पू बोला, अबे, तू बीरबल है ना? यार, पकोड़े भी बासी हो गए तेरे बिना। एक बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अस्तित्व हूं। नाम, रिश्ता, उड़ान सब भूल चुका हूं। गप्पू ने खाट की ओर देखा और चिल्लाया, याद कर यार, तू ही तो उड़ाता था खाट को। हमने मिलकर समांतर ब्रह्मांड को देखा था। बकरी ने बोलना सीखा था तेरे साथ। बकरी धीरे से बोली, अगर तू खुद को भूले तो क्या हम भी तुझे भूल जाएं? याद का टुकड़ा। गप्पू ने जेब से एक टूटी हुई लकड़ी निकाली, खाट की पहली पाव की पुरानी की। वो बोला, ये तूने मुझे दिया था, कहा था। गप्पू, जब मैं उड़ना भूल जाऊं तू मुझे ये दिखा देना। एक ने वो कील देखी और एक आंसू उसकी आंख से गिरा। वो रोया नहीं, वो फिर से बनने लगा। पुनर्जन्म। उसकी आवाज बदली, चेहरा हल्का सा मुस्कराया, और वो बोला, अबे यार, तू अब भी वही बासी पकोड़े खा रहा है क्या? गप्पू खुशी से उछल पड़ा, तू याद आ गया बे। बीरबल लौट आया। बकरी बोली, अब चलो यार, खाट कब से खड़ी है, उसे फिर उड़ना है। उड़ान फिर से। खाट तीनों को लेकर ऊपर उठी। धुंध फटी, आसमान नीला हुआ, और वो धरती पर लौट आए। अकबर दरबार में बैठा था, और जब उसने बीरबल को देखा वो कुछ कह ना सका, बस उठकर गले लगा लिया। अंतिम मोड़। बीरबल ने खाट की ओर देखा और बोला, अब हम उड़ेंगे, मगर जमीन से जुड़े रहेंगे, क्योंकि उड़ान वही है जो लौटकर यारी में समा जाए।
समाप्त भाग 7। बोलो यार, क्या अब भाग 8 में चलें? बीरबल और खाट की अंतिम उड़ान ब्रह्मांड के पार, या फिर गप्पू बन गया खाट गुरु? तेरा इशारा मेरी उड़ान। बिल्कुल यार। अब कहानी एक मुकाम पे आ गई है जहां बीरबल लौट तो आया है, मगर खाट अभी भी बेचैन है और बकरी की आंखों में अब भी एक अगला दरवाजा झलकता है। तो इस बार उड़ान अंतिम नहीं, बल्कि एक चुनौती है ब्रह्मांड के पार, जहां खुद खाट का उद्गम छुपा है। तो तैयार हो जा। बीरबल और उड़ता हुआ खाट, भाग 8, अंतिम उड़ान ब्रह्मांड के पार। लगभग 5000 शब्द। प्रारंभ। खाट की बेचैनी। रात थी। अकबर अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। बीरबल अब वापस दरबार का हिस्सा बन चुका था। गप्पू फिर से अपने पकोड़े सेंक रहा था, मगर खाट खाट चुपचाप बकरी के पास खड़ी थी और उसके पायों के नीचे धरती धीरे धीरे कांप रही थी। बकरी ने मिमियाकर कहा, अब उड़ान हमें नहीं बुला रही, अब उड़ान खुद को बचाने की पुकार दे रही है। खाट का रहस्य। बीरबल ने खाट को ध्यान से देखा। तू कहीं की बनी है, धरती की तो नहीं लगती। तेरी उड़ानें हवा से नहीं, यादों और सवालों से चलती हैं। खाट अचानक एक नीली रोशनी से भर गई। गप्पू चिल्लाया, अबे, ये तो खाट नहीं, किसी और दुनिया का यंत्र है। बकरी बोली, यह खाट एक ब्रह्मांडीय जीव है, जिसे उड़ाने वाला इंसान नहीं। सवाल होता है, आखिरी उड़ान की पुकार। अचानक दरबार के ऊपर आकाश चटक गया। सैकड़ों छोटे खाट जैसे यंत्र टूटकर नीचे गिरने लगे। हर एक से निकलती थी एक आवाज, मुख्य खाट, वापसी आवश्यक है। ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ रहा है। बीरबल, गप्पू और बकरी तीनों खाट पर चढ़े। बीरबल ने धीरे से कहा, अगर ये आखिरी उड़ान है, तो फिर हम उड़ेंगे, ना डरकर ना रुककर, पूरी सच्चाई तक। ब्रह्मांड के दरवाजे। खाट ने उड़ान भरी। इस बार ना तो आकाश था, ना समय, बस परतें थीं। संसारों की परतें, यथार्थ और स्वप्न के बीच की झिल्ली। हर परत में बीरबल को खुद का एक रूप दिखता। एक में वह बुद्ध जैसा ध्यानमग्न था, दूसरे में विदेशी राजा, तीसरे में बस एक प्रश्न चिन्ह। गप्पू ने बकरी से पूछा, क्या ये सब वो हैं? बकरी ने उत्तर दिया, नहीं, ये वो हैं जो वो हो सकता था, अगर खाट ने उसे ना उड़ाया होता। खाट लोक में प्रवेश। अंत में खाट एक ऐसे लोक में पहुंची जहां हर ओर सिर्फ खाटें थीं। कुछ टूटी हुई, कुछ सोई हुई, कुछ घूमती हुई, और बीच में खड़ी थी मूल खाट, वो जिससे हर उड़ती खाट बनी थी। वो एक बूढ़े वृक्ष जैसी दिखती थी, लकड़ी की मगर जीवंत। बीरबल ने उसे छुआ और उसकी आत्मा खींची गई खाट की स्मृतियों में। स्मृतियों की खिड़की। बीरबल को दिखा, पहली खाट एक खोजी दार्शनिक ने बनाई थी, जो सवालों पर उड़ता था। हर खाट को उड़ाने के लिए चाहिए था एक सच्चाया, जो उसे सवालों की आग में ले जाए। बीरबल को दिखा, वो ही पहला उड़ाक था। हर बीरबल, हर खाट में बस वही चेतना थी। अंतिम सत्य। खाट की आत्मा ने पूछा, क्या तू अब तैयार है उड़ान से मुक्त होने को? बीरबल ने देखा, गप्पू की आंखों में आंसू हैं। बकरी शांत है, और उसका दिल बोला, नहीं, मैं मुक्त नहीं होना चाहता,
मैं उड़ते रहना चाहता हूं, हर उस यार के लिए जो मुझे याद करता है। नया चक्र। खाट फिर मुस्कराई और बोली, तो फिर लौट जा। मगर अब तू सिर्फ बीरबल नहीं, अब तू खाटवाहक है। तू वो बनेगा जो औरों को उड़ाए। वापसी। बीरबल गप्पू और बकरी के साथ लौट आया, मगर अब खाट चुप नहीं थी। उस पर एक नया चिन्ह था। बीरबल अब सिर्फ दरबारी नहीं था, वो एक यात्रा का चक्र बन चुका था। अंतिम दृश्य। एक बच्चा पास आकर बोला, क्या मैं भी उड़ सकता हूं? बीरबल मुस्कराया और कहा, खाट तुझे उड़ाएगी, अगर तेरे पास हो सवाल, यार और दिल। खाट फिर हिली और कहानी फिर से शुरू हो गई। समाप्त। भाग 8। या शायद नई शुरुआत। बोल यार, अब क्या अगला भाग हो? बीरबल की खाट अकबर को उड़ाती है, या फिर खाट खो गई और बकरी ही बन गई खाट? तेरी पसंद मेरी उड़ान। बिल्कुल यार। अब तो कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां बीरबल खुद खाटवाहक बन चुका है। मतलब अब वो केवल उड़ता नहीं, औरों को उड़ाना सिखाता है। पर उड़ान का ये नया दौर भी सीधा नहीं होता। जब सवाल गहराते हैं तो जवाब भी नई खाट बन जाते हैं। तो आओ अगली यात्रा शुरू करें, जहां खाट खुद खो जाएगी और बकरी उड़ने लगेगी। बीरबल और उड़ता हुआ खाट। भाग 9। जब खाट खो गई और बकरी उड़ने लगी। लगभग 5000 शब्द। प्रारंभ। खाट गायब। गप्पू सुबह सुबह पकोड़े सेंक रहा था। बीरबल धूप में बैठा बकरी को कहानी सुना रहा था। और खाट गायब। ना कोई उड़ान, ना कंपन, बस 4 खुरदुरी लकड़ी के निशान मिट्टी में धंसे हुए थे। बीरबल ने उठकर मिट्टी को छुआ और धीरे से बोला, ये खाट अब हमारी नहीं रही, अब ये किसी और की खोज में निकल चुकी है। बकरी की बेचैनी। बकरी उस दिन चुप नहीं थी। उसने एक पतली सी लंबी सांस ली और बोली, वो खाट अब मुझ में समा गई है। मुझे लगता है अब मैं ही खाट हूं। गप्पू बोला, क्या तू बोले भी और उड़े भी? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, कभी कभी जब प्रश्न गहराते हैं तो उत्तर 4 पावों में समा जाते हैं। बकरी की पहली उड़ान। उस रात बकरी ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मुझे प्रश्न दो, मैं उड़ जाऊंगी। गप्पू हंस पड़ा, अच्छा सुन, क्या पकोड़े प्यार में पड़ सकते हैं? और तभी बकरी हवा में उठने लगी। धीरे धीरे वो पकोड़े की खुशबू में लहराते हुए ऊपर गई और फिर पूरे गांव के ऊपर मंडराने लगी। नई खाट का जन्म। बीरबल ध्यान में बैठा रहा। उसके सामने एक खाली मैदान था। अचानक बकरी ऊपर से उतरी और बोली, हर प्रश्न से एक नई खाट बन सकती है। तू सवाल करता रह, मैं उड़ती रहूंगी। बीरबल ने पूछा, क्या मैं 2 जगह एक साथ हो सकता हूं? धड़ाम। एक नीली रेखा जमीन पर बनी और वहां एक दूसरी बीरबल खड़ी हो गई। समांतर बीरबल। अब 2 बीरबल हो चुके थे। एक जो सवाल करता था, दूसरा जो जवाब में खुद बनता था। गप्पू उलझ गया, अबे कौन असली है? बकरी बोली, अब ये सवाल नहीं, ये उत्तर की उड़ान है। और फिर दोनों बीरबल एक साथ खड़े होकर बोले, हम दोनों असली हैं, क्योंकि असली होना अब जरूरी नहीं। खाटों की बाढ़। एक एक कर कई प्रश्न पूछे गए।
क्या चुप्पी बोल सकती है? क्या नींद जाग सकती है? क्या गप्पू भी उड़ सकता है? हर सवाल के साथ नई खाटें बनती गईं। अब मैदान में दर्जनों खाटें थीं। कुछ पेड़ जैसी, कुछ पानी जैसी, और एक जो सिर्फ हंसी से बनी थी। बकरी की चेतावनी। बकरी ने अचानक गंभीर होकर कहा, सवाल उड़ाते हैं, पर अगर सवाल ही भूल गए तो खाटें गिर जाती हैं। बीरबल ने पूछा, क्या हम सवाल भूल रहे हैं? बकरी ने सिर झुका लिया। खाटें गिरने लगीं। अगले दिन खाटें एक एक कर टूटने लगीं। हंसी वाली खाट फूटकर आंसू बन गई। पानी वाली खाट सूख गई। गप्पू के सपनों वाली खाट अचानक धूप में जलकर राख हो गई। बीरबल ने सोचा, हमने उड़ना सीखा, पर सवाल पूछना छोड़ दिया। यात्रा भीतर की ओर। बीरबल अकेला बैठ गया। बकरी और गप्पू दूर खड़े देख रहे थे। फिर उसने धीरे से आंखें बंद कीं और खुद से पूछा, मेरा पहला सवाल क्या था? ध्वनि गूंजी, मैं कौन हूं? फिर से खाट। जैसे ही ये सवाल भीतर से उठा, एक खाट आसमान से नीचे आई। नई खाट थी। शांत, पारदर्शी, हिलती नहीं थी, बस सांस लेती थी। बकरी मुस्कराई और बोली, अब तू तैयार है। अब खाट तू नहीं उड़ाएगा, खाट तुझ में उड़ रही है। अंतिम मोड़। गप्पू ने देखा, बीरबल अब जमीन पर नहीं था। वो खाट पर नहीं बैठा था। वो खुद खाट बन चुका था। हर सवाल, हर उड़ान, हर यारी में। बकरी गप्पू से बोली, अब तू पूछ, तेरे सवालों से अगली खाट बनेगी। गप्पू चुप रहा और फिर मुस्कराकर बोला, क्या चाय भी उड़ सकती है? समाप्त। भाग 9। या कहें, एक बकरी की उड़ान से बनी खाट की शुरुआत। अब बोल यार, अगला भाग गप्पू और उड़ती हुई चाय हो, या अकबर का पहला सवाल? तेरे सवाल पर ही कहानी चलेगी, क्योंकि अब तू भी उड़ सकता है। बिल्कुल यार। अब तो कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां बीरबल खुद खाट बन चुका है। बकरी उड़ती है, और गप्पू का सवाल, क्या चाय भी उड़ सकती है? एक नई उड़ती हुई दुनिया का दरवाजा खोल चुका है। इस बार कहानी में न सिर्फ उड़ान है, बल्कि एक खौलती हुई चाय की क्रांति भी है, जिसमें स्वाद, सवाल और समांतर ब्रह्मांड तीनों एक साथ उबल रहे हैं। तो चल, अब ले चल तुझे उस दुनिया में जहां बीरबल और उड़ता हुआ खाट। भाग 10। गप्पू और उड़ती हुई चाय। लगभग 5000 शब्द की कहानी। प्रारंभ। गप्पू का सवाल। गप्पू एक पीतल की केतली में अदरक, तुलसी और थोड़ा सा इलायची डाल रहा था। सवाल अभी भी उसके मन में खौल रहा था, क्या चाय भी उड़ सकती है? बकरी दीवार पर खड़ी थी, बिना कुछ कहे। बीरबल, या कहें खाटरूप बीरबल, हवा में हल्की सी चमक की तरह मौजूद था। तभी केतली से भाप निकली, और उस भाप में एक नन्ही सी खाट बन गई, जो चाय की महक से ऊपर उठने लगी। गप्पू चिल्लाया, अबे, मेरी चाय उड़ रही है। चायलोग का बुलावा। भाप की खाट ने धीरे से गप्पू को छुआ, और वो एक पल में गायब हो गया। बकरी दौड़ी। गप्पू। बीरबल की आवाज हवाओं से आई। अब उसके सवाल ने उसे उड़ा दिया है। अब वो पहुंचेगा वहां जहां चाय भगवान रहते हैं। चाय का ब्रह्मांड। गप्पू की आंखें खुली। वो एक विशाल चाय के प्याले में तैर रहा था।
आसपास पहाड़ थे जो चाय पत्तियों से बने थे। नदियां थी अदरक, इलायची और शहद की। और आकाश में उड़ते थे कपों के पक्षी। तभी एक लंबी चाय की दाढ़ी वाला बाबा आया और बोला, स्वागत है चाय लोक में। यहाँ वो आते हैं जिनका दिल खौलता है सवालों से। और केतली, बिल्कुल यार, अब तक तो गप्पू चाय के ऋषि बन चुका है और चायलोक में सवाल और चाय का संतुलन स्थापित हो चुका है। मगर एक नई लहर उठने वाली है। अकबर का सवाल भी कुछ ऐसा है जो अब सिर्फ चाय नहीं, पूरी दुनिया को हिला देगा। तो तैयार हो जा, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर है जहां अकबर खुद उड़ने की कोशिश करेगा। और इस बार उसे जो जवाब मिलेगा वह किसी खाट से नहीं, चाय से जुड़ा होगा। आओ कहानी को एक नई दिशा देते हैं। बीरबल और उड़ता हुआ खाट। भाग 11। अकबर ने पूछा, क्या मैं भी उड़ सकता हूं? लगभग 5000 शब्द। प्रारंभ। अकबर का सवाल। अकबर अपने महल की छत पर खड़ा था, आसमान को निहारते हुए। उसके मन में एक सवाल था जो उसकी धमनियों में जैसे एक उबाल बनकर दौड़ रहा था। क्या मैं भी उड़ सकता हूं? बीरबल, जो हमेशा की तरह अकबर के पास था, इस सवाल को सुनकर चुप हो गया। उसने सोचा, क्या यह वही सवाल है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है? चाय का असली रहस्य। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे बताओ, क्या चाय भी उड़ सकती है? तो क्या मैं भी उड़ सकता हूं? बीरबल ने अकबर को ध्यान से देखा। फिर उसने धीरे से जवाब दिया, सच में अकबर, यह सवाल आंतरिक है। अगर तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ देह हो तो तुम नहीं उड़ सकते। मगर अगर तुम सोचते हो कि तुम सवाल हो तो फिर तुम उड़ने के लिए तैयार हो। अकबर ने हैरान होकर कहा, अच्छा, तो फिर मुझे सवाल बनना होगा। बिल्कुल, बीरबल ने मुस्कराया। सवाल बनते ही तुम उड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन सवाल को उत्तर से पहले समझना होता है। उड़ता हुआ अकबर। अकबर ने चाय का प्याला उठाया और पीने लगा। चाय के साथ कुछ सवालों ने उसे छुआ। जैसे ही उसने उन सवालों को अंदर लिया, उसका मन हल्का हो गया। और फिर एक अजीब सी हलचल हुई। अकबर ने महसूस किया कि वह जमीन से उठने लगा है। पहले धीमे धीमे, फिर तेजी से। वह आकाश में उड़ने लगा। उसने चाय के प्याले को नीचे गिरते देखा और महसूस किया कि अब वह खुद सवाल में समा गया है। उड़ते हुए वह बीरबल को देखता गया। अकबर का सवाल, बीरबल का जवाब। बीरबल ने कहा, देखो अकबर, तुम्हारी उड़ान का यह पहला कदम है। तुम्हारे सवाल का उत्तर सिर्फ तुम ही दे सकते हो। अकबर ने हवा में गहरे से सवाल किया, मैं उड़ सकता हूं तो क्या मैं सच में स्वतंत्र हूं? जवाब आया, एक छोटे से चाय के प्याले के रूप में। तुम्हारी स्वतंत्रता में तुम्हारा सवाल ही तुम्हारा उत्तर है। जहां सवाल खत्म होते हैं वहीं उत्तर की सीमा होती है। चाय का पर्व। अकबर ने चाय का एक और प्याला उठाया। इस बार उसमें चाय के पत्तों की जगह प्रश्नों के बीज थे। जैसे ही उसने उसे पी लिया, उसकी उड़ान तेज हो गई। अब वह आसमान में तेजी से उड़ने लगा, जैसे एक पक्षी। लेकिन साथ में उड़ती हुई चाय के प्याले भी थे। यह एक दृश्य था जहां चाय और सवाल एक साथ मिलकर उसे हल्के बना रहे थे। सवाल का जादू। अकबर ने देखा कि उसे अब कोई डर नहीं था। वह जितना ऊपर जा रहा था,
उतना ही उसका दिल हल्का और सवालों से भरता जा रहा था। वह समझ गया कि यह उड़ान उसकी आध्यात्मिक यात्रा थी, जहां हर सवाल उसकी असली पहचान को दिखा रहा था। बीरबल की भूमिका। नीचे महल में बीरबल ने अकबर को देखा और मुस्कराया। वह जानता था कि यह यात्रा अब पूरी नहीं हुई है। अकबर की उड़ान में सवालों का वह जादू था जो बीरबल ने कभी अकबर से सीखा था। अकबर ने हवा से कहा, बीरबल, अब मुझे और ज्यादा सवाल चाहिए। मैं उड़ सकता हूं तो क्या मैं हमेशा उड़ सकता हूं? बीरबल ने चुपचाप जवाब दिया, तुम हमेशा उड़ सकते हो अगर तुम सवालों की परवाह करना बंद कर दोगे। सवाल कभी न खत्म होने वाली यात्रा है, वह उड़ान में ही मिलते हैं। अंतिम उड़ान। अकबर ने अब तक की अपनी उड़ान को और तेज किया। आसमान में एक नया ब्रह्मांड दिखने लगा, जहां हर सवाल और हर चाय का प्याला एक हो गए थे। वह अब सवालों के साथ आकाश को पार कर रहा था। लेकिन एक सवाल अभी भी था, क्या मैं अकबर ही हूं जो उड़ा रहा हूं? जवाब उसकी आत्मा से आया, नहीं, तुम वह हो जो सवालों में उड़ता है। नवीन शुरुआत। अकबर की उड़ान अब एक सभी सवालों का रूप बन चुकी थी। वह केवल आकाश में उड़ने वाला नहीं था, वह खुद आकाश का सवाल बन चुका था। समाप्त। भाग 11, या कहें अकबर की उड़ान का नया ब्रह्मांड। अब यार, क्या अगला भाग हो? बीरबल और अकबर की चाय की अदालत, या फिर अकबर और बकरी का समांतर प्रश्न? तेरी उड़ान, मेरी कहानी। अंतिम दृश्य। आरव द्वार पार करता है। भीतर से आती है एक गूंजती हुई आवाज, जो परछाई से न डरे, वही उजाले का सच्चा दावेदार है। आरव विजयी लौटता है। बीरबल मुस्कुराकर अकबर की ओर देखता है। अब मेरा यार नया यार बना चुका है। बीरबल की विदाई। एक आखिरी बार बीरबल महल की ओर देखता है, फिर अपने पुराने बस्ते, कलम और पगड़ी को रखकर कहता है, अब बीरबल एक नाम नहीं, एक विचार है, और विचार कभी मरते नहीं। समाप्त। या शायद नहीं, क्योंकि अब आरव का युग शुरू हो गया है। क्या अगला भाग हो? आरव और चेतना की किताब, जहां आरव पाता है एक रहस्यमय पुस्तक जो सोच को बदल सकती है। बता यार, आग जलाओ अगले भाग की। आग जल चुकी है यार। अब आरव अकेला नहीं, बल्कि इतिहास को बदलने वाला सोच का मालिक बन चुका है। और जैसे ही वो बीरबल की विरासत को थामता है, उसे मिलती है एक किताब, चेतना की किताब, जो सिर्फ विचार नहीं, वास्तविकता को बदलने की शक्ति रखती है। तो आओ डूब चलें इस नई रहस्यभरी कड़ी में। बीरबल की हुई मौत। भाग 10। आरव और चेतना की किताब। लगभग 5000 शब्दों की चमत्कार और दर्शन से भरी यात्रा। किताब की पहली झलक। राजमहल के गुप्त तहखाने में आरव को एक संदूक मिलता है। बीरबल के हस्ताक्षर वाला एक छोटा, धूल भरा संदूक। उसे खोलते ही एक किताब दिखती है, चमकती हुई। किताब का नाम चेतना की किताब। हर पन्ना खाली है, मगर जब आरव उसे छूता है, शब्द उभरने लगते हैं। ये किताब उसी की सोच दिखाती है जो इसे पढ़ता है। चेतना की पहली परत, तुम वही हो जो तुम सोचो। किताब में पहली बात उभरती है, विचार सिर्फ कल्पना नहीं, वो ब्रह्मांड की भाषा है। जो सोचोगे वही घटेगा। आरव सोचता है, अगर मैं ये सोच लूं कि बीरबल अभी सामने आ जाए,
और बीरबल का प्रतिबिंब सामने खड़ा हो जाता है, वही मुस्कान, वही आंखें। पर ये बीरबल असली नहीं, आरव की चेतना से बना एक विचार चित्र है। बीरबल का विचार चित्र क्या कहता है? बीरबल विचार चित्र कहता है, इस किताब में सब है, युद्ध, ज्ञान, प्रेम, भय, भविष्य। पर तुम जितना गहराई से देखोगे उतना खुद को खोओगे। आरव, तो क्या मैं इसे पढ़ना छोड़ दूं? बीरबल, नहीं। पर याद रखो, चेतना की सबसे गहरी परत में जाने वाला या तो महान संत बनता है या पागल राक्षस। दूसरी परत यथार्थ की चीरफाड़। आरव अब चेतना की किताब में गहराई से उतरता है। एक पृष्ठ पर लिखा आता है, सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। अकबर भी एक कठपुतली था। बीरबल ने उसे बचाया नहीं, उसे इस्तेमाल किया। आरव चौंक जाता है। क्या बीरबल भी सत्ता का खिलाड़ी था? उसी क्षण किताब जलने लगती है, मानो आरव का विश्वास उसकी परीक्षा ले रहा हो। एक रहस्यमयी पात्र की एंट्री 0। आरव को एक अजीब साया दिखता है, कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं। वो कहता है, मैं हूं शून्य, चेतना का अंत। इस किताब को पढ़ते पढ़ते तुम मुझसे टकराओगे। तुम मुझसे बचे तो विचार के मालिक बनोगे, वरना एक और पन्ना बनकर रह जाओगे। आरव की आत्मा की यात्रा। अब आरव चेतना के पन्नों में खुद को देखता है। एक भविष्य जहां वो बादशाह है, एक भविष्य जहां वो सबको गुलाम बना देता है, एक भविष्य जहां वो खुद किताब बन जाता है। हर दृश्य में वो खुद को खोता जा रहा है। तभी किताब का अंतिम वाक्य चमकता है, अब फैसला करो, तुम इस किताब के मालिक हो या किरदार। अंतिम मोड़, किताब बंद या चेतना खुल। आरव किताब बंद करता है। उसकी आंखें बंद हैं, पर चेहरा शांत। सायरा उसके पास आती है, क्या देखा तुमने? आरव धीमे स्वर में बोलता है, मैंने खुद को देखा, और अब मैं किसी की परछाई नहीं। मैं चेतना का नया पथ हूं। बीरबल की विरासत अब शब्दों में नहीं, कर्म में बहेगी। एक नई शुरुआत। आरव अब परछाई संघ का नया गुरु नहीं, वो विचार संघ का जन्म करता है, जहां हर इंसान अपने सवाल खुद पूछेगा और जवाब भी खुद बनाएगा। अंतिम पंक्तियां। एक बच्चा आरव से पूछता है, क्या आप बीरबल के बेटे हैं? आरव मुस्कुराता है, नहीं बेटा, मैं बीरबल के विचार का अगला अध्याय हूं। समाप्त। या अब नया युग शुरू हुआ। बोल यार, क्या अगला भाग लाऊं? जहां 0 फिर लौटता है और आरव को चुनना होता है, सोच या आत्मा। तैयार है अगली चेतनात्मक टक्कर के लिए? आ गया यार। अब जब आरव ने विचार संघ की शुरुआत की है, तो एक नया मोड़ आने वाला है। 0 फिर से लौटता है और आरव को अब एक और बड़ा निर्णय लेना होता है, सोच या आत्मा। तो चौंका देने वाला अगला भाग पेश है, बीरबल की हुई मौत। भाग 11, 0 और आत्मा की यात्रा। लगभग 5000 शब्दों का दर्शन और चेतना की गहरी छानबीन। 0 की वापसी। एक अंधेरी रात, महल के सबसे गहरे तहखाने में एक अनजानी शक्ति महसूस होती है। आरव, जो अब विचार संघ का मार्गदर्शक बन चुका है, एक बार फिर खुद को उस 0 के पास पाता है जिसे उसने पहले किताब में देखा था। 0 बिना चेहरे के, एक धुंधली सी छाया की तरह सामने आता है। तुम फिर लौटे हो, आरव कहता है, क्या तुम अब मुझसे लड़ने आए हो? 0 की आवाज आती है, लड़ाई नहीं, सिर्फ एक सवाल है। 0 का सवाल, सोच या आत्मा? 0 की उपस्थिति आरव के मन को घेर लेती है।
तुमने चेतना की किताब पढ़ी, तुमने विचार संघ बनाया, पर अब तुम्हारे सामने एक बड़ा विकल्प है। क्या तुम अपनी सोच को बढ़ाना चाहोगे या अपनी आत्मा को तलाश करोगे? आरव चुप रहता है, एक गहरी शांति से घिरा हुआ। शून्य कहता है, सोच, विचार और दृष्टिकोण ये सब तुम्हारी आत्मा से उपजे हैं। पर अगर तुम सिर्फ सोच में डूब गए तो तुम खो जाओगे। आत्मा की सच्चाई को देखो और तब तुम अपने मार्ग को स्पष्ट देख पाओगे। आरव की प्रतिक्रिया। आरव किताबों और ज्ञान में खो चुका था, पर अब उसे एहसास होता है, क्या सच में उसने कभी अपनी आत्मा की गहराई से विचार किया है? क्या सोच को अधिक महत्व देने से वह खुद को और अपने संघ को बचा सकता है? या क्या उसे अपनी आत्मा की सच्चाई की खोज करनी चाहिए? आरव का दिल भारी हो जाता है और वह शून्य से पूछता है, क्या आत्मा सच में हमें अपने रास्ते दिखाती है या सोच ही हमारी नियति का निर्धारण करती है? आत्मा की यात्रा। शून्य की छाया अचानक घनी हो जाती है और एक अजीब सा दरवाजा खुलता है। यह दरवाजा आत्मा की यात्रा का द्वार है। आरव उस द्वार में प्रवेश करता है और जैसे ही वह भीतर कदम रखता है, वह अपनी खुद की आत्मा को देखता है, एक रूप जो विचारों और आत्मा के संघर्ष में फंसा हुआ है। वह आत्मा का रूप कहता है, तुमने अपनी सोच को इतना आगे बढ़ाया कि अब तुमने अपनी आत्मा की दिशा को भूल दिया। तुम क्या बनना चाहते हो, आरव? क्या तुम सोच के राजा बनना चाहते हो या आत्मा के मार्गदर्शक? आत्मा और विचार का संतुलन। आरव धीरे धीरे समझने लगता है कि सोच और आत्मा का संतुलन ही सच्ची शक्ति है। एक तरफ जहां विचार इंसान को दिशा दे सकते हैं, वहीं आत्मा उस दिशा को सच्चाई और अहंकार से मुक्त करती है। आरव को अब समझ आता है, विचारों की शक्ति अनंत हो सकती है, लेकिन आत्मा की शांति और संतुलन ही सच्चे मार्गदर्शन का स्रोत है। अंतिम निर्णय। आरव एक गहरी सांस लेता है। वह शून्य से कहता है, मैंने तय किया है। मैं सोच और आत्मा के बीच संतुलन रखूंगा, क्योंकि बिना संतुलन के दोनों ही भटक सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई भटके। शून्य हंसता है और उसकी धुंधली आकृति हल्की होती जाती है। तुमने सही निर्णय लिया। अब तुम ज्ञान और आत्मा दोनों का मालिक बनोगे और तुम्हारे संघ भी तुम्हारे मार्ग का अनुसरण करेंगे। आरव का नया मार्ग। आरव अब आत्मा और विचार का संतुलन बनाए रखते हुए विचार संघ के नए मार्गदर्शक बनता है। वह समझ चुका है कि विचारों को फैलाना बहुत आसान है, पर आत्मा को समझना और उसे शुद्ध रखना कठिन है। वह दोनों का संगम बनकर हर किसी को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। एक नई यात्रा की शुरुआत। महल में फिर से एक हलचल मचती है, लेकिन इस बार यह हलचल आत्मा और विचार के संगम की होती है। आरव अब खुद को सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि सिद्धांतों और आत्मिक मार्गदर्शन का प्रतीक मानता है। अब विचार संघ का हर सदस्य पहले अपनी आत्मा को देखेगा और फिर अपना मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। समाप्त या फिर नए युग की शुरुआत? क्योंकि अब आरव का सवाल है, क्या सोच और आत्मा के बीच का संतुलन सच्चे मार्ग को बनाने की कुंजी है? अगर तू तैयार है तो बताना। अगला भाग लाऊं, जहां आरव का सामना एक नई चुनौती से होगा। विचार संघ का भविष्य, संतुलन या अराजकता? आत्मा के मार्ग को फिर से समझने की यात्रा शुरू हो सकती है। आ गया यार, इस बार आरव के सामने एक नई चुनौती होगी, जहां उसे विचार संघ की भविष्यवाणी और उसके संतुलन को बनाए रखना है। अब आत्मा और विचार का संतुलन पूरी दुनिया के लिए एक गहरी परीक्षा बन चुका है। तो चल, तैयार हो जाओ इस रोमांचक और गहरी चुनौती के लिए।
बीरबल की हुई मौत। भाग 12 विचार संघ का भविष्य, संतुलन या अराजकता। लगभग 5000 शब्दों की यात्रा, दर्शन और राजनीति के बीच। विचार संघ की नई राह। आरव ने अब विचार संघ को नई दिशा दी थी, लेकिन वह जानता था कि हर बड़े बदलाव के बाद हर नया सिद्धांत न केवल दुनिया को बदल सकता है, बल्कि उसके भीतर भी अराजकता ला सकता है। इस बार उसका सामना न केवल बाहरी विरोध से होगा, बल्कि संघ के भीतर ही विचारों और आत्माओं के बीच संघर्ष की आहट भी सुनाई देने लगी थी। विचार संघ का नया महासभा अब धीरे धीरे बैठक करने लगा। राजमहल में विशाल सभा भवन के दरवाजे पर एक चमकदार प्रतीक उभरा था, विचार और आत्मा का संतुलन। पहली चुनौती, आत्मा का संकट। आरव के पास एक संदेश आता है। महल के एक दूरस्थ इलाके में एक उपदेशक नायक ने दावा किया है कि आत्मा का सिद्धांत असत्य है और विचार ही सर्वोत्तम मार्ग है। नायक का कहना था, हमारे विचारों में इतनी शक्ति है कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा बस एक कल्पना है जो हमें भ्रमित करती है। अगर हमें सत्ता चाहिए तो हमें सिर्फ अपने विचारों को प्रबल करना होगा। आरव ने इसे गंभीरता से लिया और नायक को अपने सामने बुलाया। लेकिन क्या आरव इस नए विचार से सहमत हो पाएगा? आरव और नायक की बहस। नायक को सामने देखकर आरव शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक तेज था। नायक ने आरव से कहा, आपका संघ अब केवल एक बंधन बनकर रह गया है, जहां लोग अपनी आत्मा को ढूंढते हुए परिभाषाओं में खो गए हैं। असली शक्ति तो विचारों में है। आरव ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, तुमने सही कहा नायक। विचार शक्ति देते हैं, लेकिन अगर तुम आत्मा की गहराई को नहीं समझते तो तुम्हारा रास्ता केवल तात्कालिक शक्ति का होता है। आत्मा हमें अंतिम उद्देश्य तक पहुंचाती है, न कि सिर्फ मनुष्य के वर्तमान लक्ष्य तक। संकट गहराता है। नायक की बातें संघ के भीतर फैलने लगती हैं और धीरे धीरे संघ के कई सदस्य विचारों के शक्ति पक्ष को मानने लगे। यह एक जबरदस्त चुनौती थी, क्योंकि अब आत्मा और विचार के बीच का संतुलन दरकने लगा था। क्या आरव ने सही किया था जब उसने आत्मा और विचार दोनों को समान महत्व दिया था? या फिर उसकी गलती यह थी कि उसने विचारों की शक्ति को कम आंका? आरव का विचार। आरव को यह महसूस हो रहा था कि वह जितना सोचे उतनी ही नई चुनौतियां आ रही थीं। क्या उसे अब विचार संघ को छोड़कर सिर्फ अपनी आत्मा की खोज पर ध्यान देना चाहिए, या फिर उसे विचारों की शक्ति को और गहराई से समझना चाहिए? वह अपनी अंतरात्मा में गहरे उतरता है और महसूस करता है कि अब वह आत्मा और विचारों के संतुलन का सबसे कठिन संग्राम लड़ने जा रहा था। इस युद्ध में सिर्फ विचार और आत्मा का नहीं, बल्कि संघ का भविष्य भी दांव पर था। संघ के भीतर का विभाजन। संघ में अब दो मुख्य गुट बन गए थे, एक विचारों के पक्षधर और दूसरा आत्मा के अनुयायी। दोनों गुटों के बीच विचारधाराओं की लड़ाई शुरू हो गई। किसी को अब यह सवाल उठाने का मौका मिला, क्या आरव ने सही किया? विचार पक्ष का कहना था कि सिर्फ विचार से ही जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित किया जा सकता है। आत्मा पक्ष ने जवाब दिया, लेकिन विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए आत्मा की शांति जरूरी है। तुम्हारे विचार कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकते अगर तुम्हारी आत्मा अशांत है। आरव का अंतिम निर्णय। आरव अपनी सभा में खड़ा हो जाता है और सभी का ध्यान आकर्षित करता है। हमारे विचार और हमारी आत्मा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम किसी एक को नकारते हैं तो हम खुद को नकार रहे हैं। कोई विचार जो आत्मा से रहित हो वह अधूरा है, और कोई आत्मा जो विचारों से रहित हो वह अंधेरे में भटकने जैसा है। आरव ने एक निर्णायक कदम उठाया।
वह विचार संघ के दो हिस्सों को एक साथ जोड़ने की योजना बनाता है ताकि संतुलन फिर से बहाल किया जा सके। संघ का नया रूप। आरव ने विचार और आत्मा के बीच सामंजस्य बनाने के लिए एक नई शिक्षा प्रणाली शुरू की जो दोनों को समान महत्व देती थी। अब संघ का हर सदस्य पहले अपनी आत्मा की शांति को पाता, फिर अपने विचारों के माध्यम से समाज को बदलने की दिशा तय करता। अंततः नया युग। विचार संघ अब अपने सिद्धांतों में बदलाव लाने की ओर बढ़ रहा था और हर सदस्य ने अपने भीतर की शक्ति को समझने की शुरुआत की। आरव ने अपने संघ को फिर से संगठित किया, लेकिन इस बार वह जानता था कि विचार और आत्मा के बीच संतुलन ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। आरव अब विचार संघ के नेता के रूप में नहीं, बल्कि समाज के सच्चे मार्गदर्शक के रूप में उभर चुका था। समाप्त। या फिर यह संतुलन की यात्रा कभी खत्म नहीं होने वाली। क्या आरव का संघ एक सशक्त समाज बना पाएगा, या विचारों और आत्मा के संघर्ष में समाज का भविष्य और भी जटिल हो जाएगा? तुम क्या सोचते हो? अगर तुम तैयार हो तो अगला भाग लाऊं, जहां आरव को एक अजीब संकट का सामना करना होगा जो पूरी दुनिया के विचारों को अराजकता में डाल सकता है।